वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत 36वें स्थान पर है। अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसे कि UNCTAD यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के वैश्विक अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता सूचांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है कि यह 2022 में 48वें स्थान से एक बड़ी छलांग है, जो अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति से प्रेरित है। भारत ने अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एकीकृत करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचांक पर इसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत 170 देशों में 36वें स्थान पर है, जो 2022 में 48वें स्थान की अपनी पिछली रैंकिंग में काफ़ी सुधार दर्शाता है। यह प्रगति कई कारकों का परिणाम है, जिसमें ICT परियोजन, अनुसंधान और विकास गतिविधि, प्रौद्योगिकी क्षमता और वित्त में सुधार, AI और नैनो प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत विकासशील देशों के समूह का हिस्सा है, जो उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर बताना चाहिए। ICT तत्परता के मामले में भारत 99वें स्थान पर है। मानव पूंजी में भारत 113वें स्थान पर है, जो कौशल विकास में चुनौतियों को दर्शाता है। भारत अनुसंधान एवं विकास में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तथा विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। औद्योगिक क्षमता में भारत 10वें स्थान पर है, जो इसकी विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है। वित्त तक पहुंच के मामले में भारत 70वें स्थान पर है, जो वित्तीय बुनियादी ढांचे में वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। भूटान, मोरक्को, मोल्दोवा और तमोर लेस्ते के साथ भारत ने मानव पूंजी विकास में प्रगति की है, जिसका मुख्य कारण स्कूली शिक्षा के वर्षों में वृद्धि और उच्च कौशल रोजगार है। AI से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान में मजबूत योगदान, बढ़ते डेवलपर समुदाय के साथ AI में भारत की प्रमुखता को मान्यता प्राप्त है। भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, जो GIT हब के डेवलपर्स के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर हैं। भारत देश की जनरेटिव AI परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। सेकेंड, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में AI की भूमिका को समझते हैं। AI कुछ नौकरियों को खत्म कर सकता है, लेकिन इसमें नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। रिपोर्ट्स में AI संचालित भविष्य के लिए कार्यबल को अनुकूलित करने के लिए पुनः कौशल और कौशल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत ने शिक्षा को बढ़ावा देकर और विशेष रूप से छोटे शहरों में AI कार्यक्रमों में बाधाओं को कम करके अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत AI मशीन जैसे पहल शुरू की है। आपको बता दें कि बैंकिंग SSC के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर संपर्क कर सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है सोहिनी रजोला को NPCI में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सोहिनी रजोला को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में NPCI के भुगतान समाधानों को अपनाना, उत्पादकों को बेहतर बनाना और बैंकों, फिटनेस कंपनियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी का प्रबंध करना शामिल है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोहिनी रजोला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह निर्णय NPCI के नेतृत्व वृद्धि रणनीति का हिस्सा है, ताकि इसके भुगतान समाधानों को अपनाने में तेजी लाई जा सके।
भुगतान और डिजिटल बैंकिंग क्षेत्रों में रजोला का विशाल अनुभव एनपीसीआई के समाधानों के आगे विकास और अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब यूपीआई मूल्य और मात्रा दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल कर रहा है। सोहिनी रजोला की जिम्मेदारियों की बात करें तो एनपीसीआई के भुगतान समाधानों को अपनाने और बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाना, व्यवसाय विकास और बाजार तक पहुंचने की रणनीतियों को देखरेख करना, बैंकिंग संस्थानों, फिटनेस कंपनियों, सरकारी प्राधिकरणों को नियामक निकायों के साथ रणनीतिक गठबंधन का प्रबंधन करना। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रजोला की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब यूपीआई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मार्च 2025 तक यूपीआई लेन देन के मूल्य 24.77 ट्रिलियन रुपए और 19.78 बिलियन लेन देन दोनों रिकॉर्ड स्थापित किया। वित्त वर्ष 2025 में यूपीआई का कुल लेन देन मूल्य 30% बढ़कर 260.56 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि मात्र 42% बढ़कर 131.14 बिलियन लेन देन तक पहुंच गई। इसके महत्व को समझते हैं। यह नियुक्ति रणनीतिक है जिसका उद्देश्य एनपीसीआई के उत्पादकों का विस्तार करना तथा डिजिटल भुगतान क्षेत्र की इसकी बाजार उपस्थिति को मजबूत करना है। रजोला का नेतृत्व वर्तमान और भविष्य की बाजार मांगों को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकी संसाधनों में सहायक होगा। थर्ड टॉपिक है, हाल ही में अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हृदय संबंधी रोग के कारण निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। मनोज कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्देशक और लेखक थे जो अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 24 जुलाई 1937 को जन्मे उन्हें भारत के प्रति उनके प्रेम के कारण भरत कुमार उपनाम मिला, जो उनकी फिल्मों में झलकता था। उन्होंने पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। मनोज कुमार द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री 1992, दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 1968, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2016, लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार 1999, सरदार पटेल लाइफस्टाइल अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2008, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2010, भारत गौरव पुरस्कार 2012, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019। फोर्थ टॉपिक है रोंगाली बिहू। असम में नई शुरुआत और कृषि समृद्धि का उत्सव मनाया जा रहा है। रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2025 के मध्य से पूरे असम में मनाया जाएगा, जो असमिया नववर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह जीवंत त्यौहार न केवल वसंत और फसल का उत्सव है, बल्कि असमिया पहचान, संस्कृति और सामुदायिक भावना की पुष्टि भी है। अब समझते हैं कि रोंगाली बिहू क्या है। रोंगाली बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो बोहाग अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होते हैं। एक वर्ष में मनाए जाने वाले 3 बिहू अन्य 2 बिहू हैं, काटी बिहू और माघ बिहू। पहला बिहू होने के नाते रोंगाली बिहू कृषि नवीनीकरण, पारंपरिक बंधन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का समय है, जो असम राज्य में हर साल मनाया जाता है। फिफ्थ टॉपिक है युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्षक श्राफ को युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किन क्षेत्रों में मिलते हैं, ये भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत में युवाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, संस्कृति, मानव अधिकार, खेल, पर्यटन और सामुदायिक सेवा।
यह युवाओं के नेतृत्व में परिवर्तन की राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है तथा उन लोगों को मान्यता देता है जो व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सेवा और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग चुनते हैं। 6 टॉपिक है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 3 अप्रैल 2025 को थाईलैंड पहुंचे। उनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है, जो बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस यात्रा में थाईलैंड, श्रीलंका, अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ चर्चा भी शामिल है। इसके अलावा यह क्षेत्र संपर्क के संदर्भ में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के बाद श्रीलंका का दौरा करके अपनी कूटनीतिक पहुंच जारी रखेंगे। अब इस यात्रा के महत्व को भी समझ लेते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया तथा सांस्कृतिक दर्शन और आध्यात्मिक विचार के माध्यम से इन संबंधों को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सामरिक महत्व को रेखांकित किया, जो आर्थिक सहयोग और संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका सहित बिम्स्टेक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों का क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ाना तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के विकास और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। अब इसके सांस्कृतिक और कूटनीतिक महत्व को भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा न केवल आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालती है, बल्कि थाईलैंड और श्रीलंका के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर भी जोर देती है। बिम्स्टेक मंच व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है। ये थे आज के करंट अफेयर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।